नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 गुणज तथा गुणनखंड के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में गुणज तथा गुणनखंड के बारे में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। तो बच्चों देखिए, हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में क्या क्या पढ़ा है, आप देखते रहिए। पहले हम लोगों ने क्या किया, भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में जाना। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अपवर्तक या विभाजक किसे कहते हैं और उससे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हमने देखा कि समापवर्तक क्या होता है, उसे कैसे ज्ञात करते हैं। फिर हमने आगे देखा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। उसके बाद हमने किया था कि गुणनखंड कैसे निकाला जाता है और होता क्या है। फिर आगे हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और उसे किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। फिर आगे हम लोगों ने देखा था कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। पहले हमने ये जाना ही था पिछली कक्षाओं में। उसके बाद हमने जाना था कि उससे मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था। तो बच्चों, हम लोगों ने महत्तम समापवर्तक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक भाग विधि से कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप लोग भी साथ में। अच्छा बच्चों, फिर से मैं बोलूँगी जैसे मैं हमेशा सारी कक्षाओं में बोलती हूँ कि जब भी आप मैथ की क्लास में बैठेंगे तो आप लोग कॉपी पेन साथ में रखे रहिए। ठीक है, कॉपी और पेंसिल साथ में रखे रहिए और उम्मीद है आप लोग रखे होंगे। और जो भी चीज़ें मैम बताएंगी वो सारी चीज़ें उसको नोट करते चले जाइए। ठीक है, क्योंकि बच्चों मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। अगर इसको आप साथ साथ में करते नहीं रहेंगे तो आपको उस समय लगेगा कि आप समझ गए हैं, लेकिन बाद में करने लगेंगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आप साथ साथ में करते रहिए। तो बच्चों देखिए, महत्तम समापवर्तक आज भाग विधि से हम जानेंगे। तो आप लोग देखिए कि भाग विधि से किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो अब आपके सामने अगर प्रश्न रहेगा 20 और 12 यानी कि 20 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या, मतलब जो दो संख्याएं अगर दी गई होंगी तो उनमें से जो संख्या बड़ी होगी उसमें से जो छोटी संख्या है उसको भाग देते हैं। तो 20 और 12 में कौन सी बड़ी संख्या है बच्चों? 20। और कौन सी छोटी संख्या है? 12। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 20 और 12 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या 20 में छोटी संख्या 12 से भाग देते हैं। अब ये जो भाग देने के बाद में अब प्राप्त शेष से प्रथम भाजक में भाग देते हैं। तो बच्चों, अब प्रथम भाजक क्या होता है? भाजक और भाज्य तो निश्चित रूप से अब आप लोगों को पता ही होगा। बिल्कुल, आप 12 में से अगर 20 को भाग देते हैं तो जिसमें भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसको भाग देते हैं वो भाज्य होता है। ठीक है बच्चों, तो अब जब प्राप्त शेष, जो शेष प्राप्त होगा जो संख्या, उससे प्रथम भाजक यानी कि यहाँ पे प्रथम भाजक कौन सा है बच्चों? 12 है। ठीक है, तो अब उसको ये क्या करना है, उसको उसमें भाग देना है। अभी हम लोग आगे करके देखेंगे। यह क्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि शेष शून्य ना आ जाए। ठीक है बच्चों, ये हम लोग करेंगे आगे और इस बात को समझेंगे। फिर जो अंतिम भाजक होगा वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग करके इस बात को देखते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को क्या ज्ञात करना था? 20 और 12। अगर आपको दो संख्या है 12 और 20 और आपको इसका क्या निकालना है बच्चों? HCF ही निकालना। बच्चों अगर हम यहाँ ऐसे शॉर्ट में HCF लिखें तो हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? महत्तम समापवर्तक किसका? 20 और 12 का। ठीक है, और इसको हम लोग अभी तो पीछे देखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से। आज हम लोग क्यों जानना है इसको? भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि के करने के लिए बच्चों जैसे कि हम लोग देखे थे, ये ऐसे इस तरीके से हम लोग जैसे भाग देते हैं उस तरीके से करेंगे।
तो इसमें हम लोग ने पढ़ा अभी और जाना कि जो दोनों संख्याओं में जो छोटी संख्या है उसमें से बड़ी संख्या को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो इसमें बच्चों छोटी संख्या कौन सी है, 12, बिल्कुल। तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ये जो है आपका भाजक की तरह कार्य करेगा और जो बड़ी संख्या है ये 20, ये भाज्य रहेगा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले इसको इसमें भाग देना है। बच्चों आप ध्यान से करिएगा, सामान्य भाग नहीं करना है। पहला स्टेप में आप सामान्य भाग करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें सामान्य तरीके से आपको भाग्य देना है। तो जैसे कि अभी तक आपने पिछली कक्षाओं में देखा होगा कि भाग कैसे होता है। तो इसको कितने टाइम से यहाँ पे जाएगा, सबसे 1 होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 12, ठीक है, बिल्कुल। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं और क्या हो जाता है, 8 है। तो बच्चों अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था उसमें कि ये जब हम भाग विधि करते हैं तो इसको यहाँ पे चूँकि अब तो इसके बाद ये कोई आगे नहीं होगा, 0 या 1 ऐसा कुछ नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, आपको अब ये जो संख्या आई है ये आपको भाजक की तरह कार्य करेगा और उस समय जो पहला भाजक था इससे जो पूर्व वाला भाजक है, अगर यहाँ पे कोई संख्या 0 के अलावा बच जाती है बच्चों, तो अब जो यहाँ जो संख्या रहेगी ना, इस संख्या से इससे पहले वाला जो भाजक है उसको भाग देंगे, ठीक है। ऐसे करना है बच्चों। देखिए अब ये भाजक वो एक्ट करेगा एक भाज्य की तरह, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। फिर ये ऐसे हम करेंगे और यहाँ पे इसको 12 लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। फिर अब क्या होगा, फिर सामान्य तरीके से इसको भाग देंगे, जैसे यहाँ पे देंगे बच्चों। ये वाला स्टेप करने के बाद फिर आप सामान्य भाग में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल 1 टाइम जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 0 मान लीजिए या 8 कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12 में से 8 माइनस होगा और क्या आएगा, 4 आएगा। बिल्कुल आप लोग साथ में कर रहे हैं ना, हाँ करते रहिए आप। अब भी देखिए हमने क्या बोला था, जब तक शेष 0 नहीं आ जाए। अभी क्या शेष 0 आया, क्या नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। तो अब हमको क्या अब करना है कि जब तक शेष 0 नहीं आ जाएगा, अब ये वाला 4 जो है ना बच्चों, ये वाला 4, ये 4 क्या कार्य करेगा, भाजक की तरफ। क्या उसमें हुआ था कि ये जो शेष बचेगा, अगर 0 से बड़ा कोई भी संख्या होगा, अब वो भाजक की तरह एक्ट करेगा और उसके लिए इससे जो पहले वाला, इसके तुरंत पहले वाला बच्चों, इससे पहले में यहाँ नहीं बात करना, इससे तुरंत पहले वाला जो भाग था जिसका ये शेषफल प्राप्त हुआ है, आप याद रखिए, जिससे ये शेषफल प्राप्त हुआ है उस वाले भाजक को भाज्य के रूप में हम प्रयोग करेंगे। फिर ये यहाँ पे भाजक यहाँ पे 8 था, अब ये 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ 8 कर देना है, अब वही सामान्य प्रक्रिया से जो है इसको भाग देना है। तो कितने टाइम्स जाएगा बच्चों, बिल्कुल 2 टाइम्स जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल 8 होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 होगा। तो बच्चों अब क्या होगा, अब ये 0 आ गया, ठीक है बच्चों, क्या आ गया, 0। तो हमने बोला था कि ये प्रक्रिया तब तक हम लोग करेंगे जब तक शेषफल क्या हो जाए, 0 नहीं हो जाए। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब ये प्रक्रिया हमने किया है, अब हमको इस प्रक्रिया से क्या पता लगाना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। तो अब क्या करना है कि अब इसमें देखना है कि वो भाजक जो अंतिम रूप से इसमें उसको भाग देने पे जो 0 आ जाता है, वो भाजक बच्चों वही भाजक जो है आपको HCF का मान देगा, यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये वो भाजक है और यही वो संख्या है जो आपका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। किस विधि से बच्चों, भाग विधि से, ठीक है। कितना हुआ ये, 4। तो यानी कि 20 और 12 का जब आप महत्तम समापवर्तक निकालेंगे किस विधि से, भाग विधि से, तो आंसर आएगा आपका 4। और इसको बच्चों आप लोग जब इसको कर लेंगे
तो अब आपको अगर जानना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, तो इसके लिए आपके पास एक और सलूशन है। वो क्या है? क्योंकि आपने तो HCF सीख लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि से, सीखा है ना बच्चों। तो अब क्या करिएगा कि आप 12 और 20 का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक को अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करके देखिए और देखिए कि वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग करके चेक करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी अच्छा याद तो होगा ही आप लोगों को कि किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते थे। तो सबसे पहले क्या करते थे, 20 और 12 है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक लाइन खींचते थे, फिर यहाँ पे ऐसे करते थे, फिर क्या होता था, यहाँ पे 20 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसमें हम लोग क्या करते थे कि जो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या जिससे ये वाली संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उस संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते थे। तो वो कौन सी संख्या बच्चों, जो सबसे छोटी संख्या जिससे 20 पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है? यस, 2। तो हम लोग 2 यहाँ लिख देंगे, ठीक है बच्चों। फिर 2 यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ पे हम लोगों का कितना बचा था बच्चों, कैसे बचेगा? यस, इसको डिवाइड करने पे जो आता है बच्चों वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते थे कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे 10 को देखते थे, जो सबसे छोटी संख्या है जो इससे वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो वो 2 है वो संख्या, बिल्कुल। चलिए, उसके बाद 2 को जब 10 से करेंगे, 10 को 2 में भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों? 5। यहाँ 5 यहाँ लिख देंगे। अब बताइए 5 कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जिससे 5 जो है पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है? बिल्कुल 5 है वो संख्या, और जब 5 कर लेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों? 1 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 20 का। क्या चीज़? यहाँ पे आपने अभी क्या किया है, अभी फैक्टर्स निकाले हैं। अभी ये वाला प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस जो है उसके अपवर्तक निकालने का होता है। जैसे फिर से हम आपको बता दें, महत्तम समापवर्तक, तो इसमें 3 बातें आ जाती है बच्चों। सबसे पहले एक हो जाता है महत्तम, फिर सम अपवर्तक, समान अपवर्तक को मिला के बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले ये चीज़ें जो आ रही हैं बच्चों वो अपवर्तक हैं, इनके फैक्टर्स हैं। तो ये जो प्रोसेस हम पहले उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, ज्ञात करने के लिए करेंगे। उसके बाद अभी हम फिर निकालेंगे 12 का। तो यहाँ पे फिर उसी तरीके से हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 12 करेंगे। फिर इसको किससे भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बिल्कुल 2 है। 2 वो सबसे छोटी संख्या जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकता है। कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे 6 आएगा, बिल्कुल। फिर कौन सी सबसे छोटी संख्या बच्चों? बिल्कुल 2 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल। और यहाँ पे फिर कितने से कितना आएगा? हाँ बिल्कुल 3। अब 3 को सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए? बिल्कुल 3। तो 3 है और ये फिर 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखे थे कि जब हम पहले इसके फैक्टर से अपवर्तक निकाल दिए हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या है इसके 20 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों? हैं आपके, ये देखिए 2, 2, 5। 2 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। और बच्चों फिर 12 का लिख देंगे। 12 का कितना हो गया बच्चों? 2, 2, 3। तो 2, 2, 3, ठीक है बच्चों। ये तो उसके अपवर्तक आपने लिख दिया। अपवर्तक लिखने के बाद क्या करना है? उसमें देखना है कि इसके समापवर्तक क्या हैं, ठीक है। क्या देखना है? समापवर्तक क्या है, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो कौन सा 2 है, देखो बच्चों 2 है, इसमें है क्या? है, बिल्कुल। और फिर ये 2 इसमें है क्या? बिल्कुल, ये 2 है। तो बच्चों ये 2 जो है 2 कॉमन है ना बच्चों। तो ये होता है फिर जब इसका जो महत्तम समापवर्तक आपको करना है। ये तो समापवर्तक, इसके पहले लिख दीजिए कि समापवर्तक इसके क्या हुए, देखिए तो समापवर्तक हुए इसके बच्चों 2 और 2। और बच्चों हमने देखा था कि जो इसके समापवर्तक होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है इसका हम शॉर्ट में ही लिख देते हैं बच्चों, HCF हो गया यहाँ पे 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है बच्चों, आ गया था 4, ठीक। तो अब देखिए यहाँ इस विधि से भी बच्चों क्या आया है? महत्तम समापवर्तक 4 आया है, बिल्कुल। और इस विधि से भी आप कर रहे हैं तो क्या आया है?
4 आया है। तो आप देख पाएंगे इसी तरीके से आप अगर कोई भी संख्या 2 या 2 से ज़्यादा की संख्या दी जाएगी और उसका एचसीएफ निकालने को आपको बोला जाएगा, तो आप पहले जिस विधि से भी आप कंफर्टेबल हैं आप उससे करिए। उसके बाद उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, फिर से उसको चेक करने के लिए कि आपने सही किया है क्या गलत, तो दूसरे विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास समय है। ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा। अब हम लोग एक दूसरा उदाहरण भी साथ में करते हैं और फिर देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे एक और उदाहरण करके देख लें ताकि हम लोग इसको और अच्छे से समझ पे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो करके चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 2 संख्या लेते हैं। 2 संख्या कौन कौन सी है? 24 और 36। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है? भाग विधि से क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, अब इसको भाग विधि से करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हाँ, हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से जो छोटी संख्या है, तो इसमें जो दोनों में छोटी संख्या क्या है? 24 है, उसको किस में भाग देंगे बच्चों? बड़ी संख्या को, यानी कि 36 को। यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें भाज्य की तरह रोल करेगा और जो छोटी संख्या है वो भाजक की तरह उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे ऐसे 24 और 36 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब बताइए 24 को 36 में डिवाइड करेंगे तो पहले कितने टाइम्स आएगा? बिल्कुल 1 टाइम्स होगा। बिल्कुल, आप लोग करते जाइएगा बच्चों साथ साथ में। फिर क्या लिखेंगे? यहाँ पे नोट कर दिए, यहाँ पे उतार देंगे 24 क्योंकि ये 1 टाइम गया है। फिर इसको इसमें माइनस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से इसको माइनस किया और क्या आया? 12 आया। ठीक है, अब 12 को फिर क्या करना है बच्चों? हमने क्या बोला था? हमने ये बात बोली थी कि जब हम भाग देंगे छोटी संख्या को बड़ी संख्या में, उसके बाद अगर तब तक जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता है उस समय तक हम भाग देने की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। तो अभी ये पहले स्टेप में ही क्या है? 0 नहीं आया है। तो अगर 0 नहीं आया है तो अब ये 12 जो है ये क्या रोल करेगा? अब ये भाजक करेगा। और जो इससे ठीक पहले वाला, यानी ये इससे जो पहले है, जो जिसके भाजक के बाद में ये शेषफल प्राप्त हुआ, अब ये शेषफल भाजक की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे जो इसका भाजक था वो किस तरीके से काम करेगा? ये इसके भाज्य के रूप में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको 24 यहाँ पे उतार देंगे, उसको इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कितने टाइम्स जाएगा? बिल्कुल 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। फिर इसको माइनस करेंगे और ये 0 0 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों ये क्या आ गया? 0 0 आ गया। अब जब 0 आ गया है तो अब आगे जो है हमें वो स्टेप दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हमें वो तभी तक करना है जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। अब देखने वाली बात है बच्चों कि ये स्टेप करने के बाद हमें क्या जानना है? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक। और हमने देखा था पिछले उदाहरण में कि जो भाजक, वो भाजक जिससे भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है, वही भाजक जो है वो महत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का होता है। ठीक है बच्चों, तो यानी इसका महत्तम समापवर्तक कितना हुआ बच्चों? किसका? 24 और 36 का? बिल्कुल सही है, 12 हुआ बच्चों। तो अगर भाग विधि से देखेंगे बच्चों तो महत्तम समापवर्तक इसका 12 होता है। तो बच्चों अब हमने भाग विधि से कर लिया, अब इसी को फिर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलिए करते हैं ये। इसको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अच्छी तरीके से सीख लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? पहली संख्या लेंगे बच्चों, तो क्या आएगा? देखिए सबसे पहले यहाँ पे 24 लिखेंगे बच्चों, ऐसी लाइन खींचेंगे, 24 करेंगे। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई जिससे भाग देंगे? बिल्कुल 2 हुई। ठीक है, साथ साथ में करते रहिएगा बच्चों। फिर ये कितना आएगा बच्चों? 12 होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल। फिर ये कौन सी सबसे छोटी संख्या है? 2 है, बिल्कुल 2 है। इसको फिर करेंगे, भाग देने पे कितना आएगा बच्चों? 6 आएगा। हाँ, फिर ये 2 से हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। चलिए, उसके बाद ये कितना आएगा? यहाँ पे 3 आए। अब 3 को कौन सी सबसे छोटी संख्या बच्चों? बिल्कुल 3 ही है और यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो ये 1 आ गया बच्चों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक संख्या तो 24 हो गई,
अब हम लोग 36 की बात करेंगे। फिर 36 को फिर हम ऐसे लाइन खींचेंगे बच्चों, यहाँ ऐसे करेंगे। अब 36 को देखते हैं, सबसे पहले कितने से कौन सी संख्या से होगा विभाजित पूर्ण? बिल्कुल 2। फिर यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आएगा। फिर यहाँ कौन से आएगा? 2, बिल्कुल। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितनी कौन सी सबसे छोटी संख्या बच्चों? 3 है, बिल्कुल। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? हाँ बिल्कुल 3। अब 3 को कौन सी सबसे छोटी संख्या है? बिल्कुल 3 है। और फिर ये क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर ये क्या था बच्चों? अभी हम लोग ये अपवर्तक इसके निकाले हैं 24 के। ये फैक्टर्स हैं, तो हम लिख लेते हैं 24 के फैक्टर्स यहाँ पे बच्चों, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 24 के फैक्टर्स कितने हैं बच्चों? यहाँ पे 2, 2, 2, 3। तो यहाँ लिख देंगे 2, 2, 2 और 3, ठीक है। और इसी तरीके से 36 का लिख देंगे। 36 के क्या है बच्चों? यहाँ पे देखो 2, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, ठीक है बच्चों। ये क्या है? ये 24 के अपवर्तक है, ये 36 के अपवर्तक। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था? इनका समापवर्तक जानना। तो समापवर्तक मतलब जो इनके दोनों के बीच में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है बच्चों? सबसे पहले 2 को देखेंगे, बिल्कुल 2 इसमें भी है, इसमें भी है। फिर यहाँ भी एक 2 है, एक यहाँ भी है। एक यहाँ 2 है तो अब यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, एक यहाँ 3 है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो वो कॉमन नहीं है। तो क्या क्या कॉमन हुआ बच्चों? समापवर्तक अगर निकालना हो तो क्या है इसका बच्चों? 2, 2 और 3। कितना बच्चों? 2, 2, 3। और फिर हमने क्या देखा था कि जो समापवर्तक आता है बच्चों इसमें, ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही होता है क्या? उसका महत्तम समापवर्तक। तो इसका बच्चों महत्तम समापवर्तक क्या हुआ इस मेथड से, अभाज्य गुणनफल मेथड से? बिल्कुल 2 × 2 × 3, ठीक है। ये कितना हुआ बच्चों? 12। कितना हुआ? 12। अब आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से भी जो महत्तम समापवर्तक है 12 आया, 12 आया, और भाग विधि से भी 12 आया। तो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं और आप आराम से, बहुत आसानी से किन्हीं भी 2 या 2 से ज़्यादा संख्याओं के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को भाग विधि से भी अब महत्तम समापवर्तक निकालने आ गया होगा। तो अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप इस होमवर्क को नोट करिए। आप कॉपी पेन पे फटाफट अपनी कॉपी पे नोट करिए। भाग विधि द्वारा, जो आप लोग अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। पहला आपका प्रश्न है 16 और 20 में, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। और दूसरा है आपका 30 और 32 के बीच में, ठीक है। इसको आप लोगों को महत्तम समापवर्तक को निकालना है भाग विधि के द्वारा। तो बच्चों आप लोग इस होमवर्क को करके रखिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में इसी पाठ के कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।